हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 8 है। अगर आप पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर्ड इंटरवल ऑन मैप शीट डिनोट्स। मैप शीट पे जो है कंटूर्ड इंटरवल क्या डिनोट करता है? तो कंटूर्ड इंटरवल जो होता है वह दो सक्सेसिव कंटूर लाइन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कि सपोज करिए ये जो है एक हिल का हमने लिया है। तो यहाँ पे जो है जैसे हिल जो है सपोज करिए यहाँ पे 60 फीट है और यहाँ पे 40 फीट है। तो ये दोनों के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसी को जो है कंटूर इंटरवल बोला जाता है। और यह जो है कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे स्केल ऑफ मैप पे डिपेंड करता है, उसके बाद टेराइन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंटूरिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि कहीं पे रहता है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन, तब उसको जो है हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बोला जाता है। जैसे कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन, तो इसको बोला जाएगा हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे जो है कंटूर इंटरवल के बारे में पूछा गया था, तो कंटूर इंटरवल जो होता है वह वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर होता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन 1/2500 मीन्स दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जो है RF दिया हुआ है 1/2500। यहाँ पे जो है स्केल पूछ रहा है तो RF बराबर होता है मैप डिस्टेंस बाय कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। अगर सपोज करिए मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे जो होगा उसका भी यूनिट सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि RF जो होता है वह यूनिट लेस होता है, जैसे 2500 सेंटीमीटर। तो जैसे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो ग्राउंड पे 2500 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 2500 सेंटीमीटर जो होता है वह 25 मीटर के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपल सर्कुलर कर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस r एंड डिग्री ऑफ कर्व d फॉर 20 मीटर आर्क लेंथ। सिंपल सर्कुलर कर्व का रेडियस r दिया हुआ है और डिग्री ऑफ कर्व d दिया हुआ है, तो 20 मीटर आर्क चाप वाला लेंथ के लिए जो है r और d में क्या रिलेशन होगा। तो 20 मीटर के लिए जो है जैसे कि यहाँ पे ये जो आर्क दिया हुआ है ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो 30 मीटर वाला केस में जो होता है r इंटू डी इंटू पाई बाय 180 बराबर 30 होता है। यहाँ 20 दिया हुआ है तो r इंटू डी इंटू पाई बाय 180 बराबर 20। इसको जब r का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये जो आता है 1145.9 बाई डी आता है, यानी लगभग जो है यह 1146 बाई डी आता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है r बराबर 1145.9 बाई डी। वहीं पे जो है अगर 30 मीटर रहता तो 30 मीटर आर्क के लिए जो होता है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर 10 मीटर रहता तब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे जो पूछा गया था वह 20 मीटर आर्क के लिए पूछा गया था कि सिंपल सर्कुलर कर्व का रेडियस और उसके डिग्री ऑफ कर्व में क्या रिलेशन होगा, तो वह हो जाएगा r बराबर 1145.9 बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व शुड बी। आइडियल ट्रांजिशन कर्व के केस में जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बात सही है, क्योंकि आइडियल ट्रांजिशन कर्व के केस में जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसके लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जहाँ से वह शुरू होता है। जैसे कि आप इसको जो है इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो है आइडियल ट्रांजिशन कर्व है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट ही सही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर
of objective and optical center of eyepiece in the telescope or a surveying instrument is called the। यहाँ पे जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो है ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है किसको बोला जाता है? फोकस स्क्रू किसको बोला जाता है? डायफ्राम किसको बोला जाता है? आप जो है इमेज में आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन सी लेवल एट एनी पैलेस इज द एवरेज डेटम ऑफ आवरली टाइड हाइट ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड ऑफ नियरली। तो मीन सी लेवल जो होता है किसी भी पैलेस का वह लगभग 19 से 20 साल का जो होता है, जो आवरली टाइड का हाइट है उसका एवरेज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20 ईयर, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट स्केल एडॉप्टेड फॉर टोपोग्राफिकल सर्वे इज। टोपोग्राफिकल सर्वे में जो स्मॉलेस्ट स्केल एडॉप्ट किया जाता है वह क्या होता है? तो टोपोग्राफिकल सर्वे में जो होता है स्केल जो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.25 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक होता है। अगर इसको जो है कन्वर्ट करते हैं अगर हम सेंटीमीटर में, तो 0.25 किलोमीटर को जो है 1/25,000 हो जाएगा और 2.5 किलोमीटर जो होगा वह 1/2.5 लाख हो जाएगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट स्केल जो होगा वह 1/2.5 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/2,50,000। तो ये स्मॉलेस्ट स्केल जो होगा यहाँ पे टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए सबसे छोटा स्केल वह 1/2.5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नन पॉइंट इज गुड इफ। यानी कि हम जो है प्लेन टेबल को जो है 3 नन पॉइंट जो हमको ज्ञात है उसके आधार पे फिक्स कर रहे हैं तो कब अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट। जब मिडिल स्टेशन नज़दीक होगा तब अच्छा माना जाता है। तो ये बात सही है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम वहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे ग्राउंड का तीनों पॉइंट हमको पता होता है और उनकी प्लॉटिंग शीट जो होगी ड्राइंग पर वो भी हमको पता होता है। और यह मेथड जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट तब होता है जब मिडिल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के नज़दीक होता है। ऐसा होने पे क्या होता है कि एरर बहुत कम होने का चांस होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है कि 3 पॉइंट से जब हम प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं तो अच्छा तब माना जाता है जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो होता है वह मिडिल स्टेशन के नज़दीक होता है। इसलिए ऑप्शन ये जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए प्लेन ट्रायंगल एंड द सम ऑफ एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज 1 सेकेंड व्हेन ट्रायंगल ऑन द अर्थ सरफेस हैज एन एरिया ऑफ अबाउट। कहता है कि प्लेन ट्रायंगल के एंगल का सम और स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का सम जो है वह 1 सेकेंड है जब अर्थ का जो अर्थ सरफेस पे जो है ट्रायंगल कितना एरिया को लगभग दर्शाएगा। तो जब प्लेन एंगल का सम और स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का सम के अंतर जो होता है उसको स्फेरिकल एक्सिस बोला जाता है। और यह अंतर जो होता है अर्थ के कर्वेचर के कारण होता है। तो इसको जो है हम इस प्रकार जांच कर सकते हैं कि स्फेरिकल एक्सिस को डिग्री में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह A/πr² × 180 डिग्री होता है, जहाँ पे आर जो है वह रेडियस ऑफ अर्थ है और ए जो है एरिया ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल है। तो स्फेरिकल एक्सिस 1 सेकेंड के लिए जो है अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वह हो जाएगा πr² A/π
180 डिग्री इंटू, यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए पूछा गया है तो डिग्री को सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, 62 इंटू 60 होगा, यानी 3600 हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है लगभग 196 किलोमीटर स्क्वायर आता है, जो कि नियरेस्ट में जो है 195 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड इज। यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ कर्व दिया हुआ 300 मीटर और एक्सीलरेशन जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन अल्फा जो है दिया हुआ है 0.3 मीटर, और डिजाइन स्पीड जो है भी वह दिया हुआ 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के लिए केस में निकालने में होता है v² बाय अल्फा आर, और यह जो होगा L/v के बराबर होगा। तो L जो हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से तो वह हो जाएगा v³ बाय अल्फा आर। तो v का वैल्यू 15 दिया हुआ है, अल्फा का 0.3 और आर का 300 दिया हुआ है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो आता है वह 37.5 मीटर के आसपास आता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन which one of the following specification for length of baseline refers to third order triangulation system। इसमें जो है कौन बेस लाइन के लंबाई के लिए जो है थर्ड ऑर्डर ट्रियांगुलेशन सिस्टम को दर्शाता है। तो ट्रियांगुलेशन सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल से अपना एरिया कवर करते हैं। उसमें जो है पहली लाइन वो काफ़ी बेसिकली, जो पहली लाइन होती है उसको काफ़ी एक्यूरेटली मेजर किया जाता है ट्रायंगल के लिए, उसे हम बेस लाइन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी, जो हमारा ट्रियांगुलेशन सिस्टम है उसमें 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में जो होता है हम ट्रायंगल को जो है ज़्यादा लेंथ लेते हैं और ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है तो इसमें जो है हम ज़्यादा लेंथ लेते हैं, इसमें एरिया भी ज़्यादा कवर होता है और एक्यूरेट भी ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है जैसे सपोज करिए सेकेंडरी में जो है हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए, ये कम, पहला से जो है कुछ कम प्राइस होता है, कम एक्यूरेट होता है। और इस ट्रायंगल को भी और ट्रायंगल में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये टर्सरी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ये जो है लेस प्रिसाइज होता है। तो यहाँ पे जो है हमको बेस लाइन का लंबाई पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ बेस जो होता है प्राइमरी के केस में जो है वह 5 से 20 किलोमीटर होता है, सेकेंडरी में 2 से 5 किलोमीटर और टर्सरी में 0.5 से 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑर्डर ट्रियांगुलेशन पूछा गया, यानी टर्सरी के लिए पूछा गया था, तो 0.5 से 3 किलोमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ 0.5 से 3 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप जो है इस चार्ट को माइंड में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, टू पेग टेस्ट इन एडजस्टमेंट ऑफ ए डंपी लेवल एम्प्लॉय द प्रिंसिपल दैट। तो टू पेग टेस्ट जो होता है वह परफॉर्म ऑन द डंपी लेवल, और इसका इस पर्पस से किया जा, जो हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट है उसमें फंडामेंटल डेविएशन जो हमारी लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल एक्सिस के बीच है वह जो होना चाहिए एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए ये जो है लाइन ऑफ साइट है तो उसका जो है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसे टू पे टेस्ट से हम एडजस्ट करते हैं, और इसे जो प्रिंसिपल का यूज हम करते हैं उसमें रिसिप्रोकल लेवलिंग
जो है वह नॉन पैरेलल इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन एक्सिस के इरर को इलिमिनेट करता है। तो यहाँ पे जो होता है कि टू पे टेस्ट जो होता है वह रिसिप्रोकल लेवलिंग में जो होता है नॉन पैरेलल इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन एक्सिस के इरर को इलिमिनेट करता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है कि दो पेग सिस्टम जो हम जंपी लेवल को एडजस्ट करते हैं उसमें जो हम प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो रिसिप्रोकल लेवलिंग वाला उस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं जिसमें नॉन पैरेलल इंस्ट्रूमेंट और कॉलिमेशन का जो इरर है उसको इलिमिनेट किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r is the radius of the main curve, q the angle of deflection, s the shift, and l the length of transition curve, then total tangent length of the curve is given by। तो यहाँ पे r जो है रेडियस दिया हुआ है मेन कर्व का, q जो है वह एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एस शिफ्ट है, एल जो है ट्रांजिशन कर्व का लंबाई है। तो यहाँ पे जो है टोटल टेंजेंट लेंथ पूछा गया है कर्व का, तो टोटल टेंजेंट लेंथ जो होता है वह आर प्लस एस टेन थीटा बाई टू प्लस एल बाई टू होगा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन ऑफ एन एरिया ड्रॉन विथ ओरिजिनल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर हैड shrunk that a line originally 15 सेंटीमीटर long on plane measure now 14.5 सेंटीमीटर shrunk scale is given by 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे जो है shrunk स्केल पूछा गया है जिस ओरिजिनल स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, और एक लाइन जो पहले 15 सेंटीमीटर था प्लेन पे वह जो है shrunk होके 14.5 सेंटीमीटर हो गया है। तो उसका shrunk स्केल क्या होगा, तो श्रिंकेज स्केल बराबर होता है श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, और श्रिंकेज फैक्टर बराबर होता है श्रिंकेज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू डाल के तो ये जो आता है ये लगभग 10.3 मीटर के आसपास आता है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। इस सब में जो है अर्थ के शेप को जो है सबसे ज़्यादा क्लोजली कौन रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो है ओवलेट स्फेरॉइडल जो है वह अर्थ के शेप को जो है क्लोजली रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप जो है सबका इमेज भी देख सकते हैं कि कौन किस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 100 मीटर टैप इज हेल्ड 1 मीटर आउट ऑफ लाइन, द ट्रू लेंथ इज। एक जो है 100 मीटर का टैप जो है जो ओरिजिनल लाइन उसका होना चाहिए उससे 1 मीटर हटा के रखा गया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जैसे मेन लाइन ए बी है तो इससे जो है 1 मीटर हटा के ए सी टैप में रखा गया है। तो आप जो है ए बी का डिस्टेंस जो है पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वह ट्रू लेंथ आपको मिल जाएगा 99.995 मीटर, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डाउन हिल एंड ऑफ ए 20 मीटर टैप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लॉन्ग देन इट्स हॉरिजॉन्टल लेंथ। यहाँ पे जो है एक डाउन हिल में जो है 20 मीटर टैप को हेल्ड किया गया है और जो कि 80 सेंटीमीटर जो है टू लॉ है। तो यहाँ पे जो है जैसा कि अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो नीचे हो गया डाउन हिल और ऊपर हो गया अप हिल। तो यहाँ पे जो है 20 मीटर एसी है जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, और 80 जो है सेंटीमीटर यह हो गया बीसी। तो ए बी जो होना चाहिए और जनरल लेंथ वह क्या होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में यानी 0.8 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद जो आता है या 19.984 मीटर, यानी ऑप्शन बी
यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट है ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 मीटर हैज ए स्टैंडर्ड एरर ऑफ 0.02 मीटर ऑफ रेडियस। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ इस एरिया। रेडियस में जो है एक सर्किल का रेडियस 7 मीटर है और स्टैंडर्ड एरर जो है वह 0.2 मीटर का आ गया है। तो एरिया में क्या आएगा, तो आप जो है तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लीजिएगा। अगर जैसे कि सर्किल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर सपोज करिए 7.02, एक बार आर का वैल्यू डाल दीजिएगा और एक बार आर का वैल्यू 7 डाल दीजिएगा। दोनों सर्किल का एरिया निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आता है एरिया वह 0.88 मीटर स्क्वायर आता है दोनों का अंतर, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, जैसे प्लेन ए में है प्लेन एलिडेट, बी में है टेलीस्कोपिक एलिडेट, सी में है टेक्योमेट्रिक और डी में है क्लिनोमीटर। तो इस सारे इंस्ट्रूमेंट में जो है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो वह इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोपिक एलिडेट, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड राइट एक्सेसेशन विल बी 0 डिग्री एंड 12 आवर फॉर सन व्हेन इट लाई ओवर। मतलब सन का जो है डिक्लेरेशन 0 डिग्री और राइट एक्सेसेशन जो है वह 12 आवर दिया हुआ है। यह कब होगा, तो जब वह जो होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा में लाई करेगा सन, तब जो होता है उसका डिक्लेरेशन 0 और राइट एक्सेसेशन जो होता है वह 12 आवर होता है। आप इमेज में भी इसको देख सकते हैं। राइट एक्सेसेशन जो होता है यह एंगल बिटवीन डिक्लेरेशन पासिंग थ्रू पोल एंड सेलेस्टियल बॉडी के बीच जो एंगल बनता है उसी को राइट एक्सेसेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो है लिब्रा जो होता है यह 7th एस्ट्रोनॉमिकल साइन इन जोडाइक होता है। तो सन का जब डिक्लेरेशन 0 होगा, राइट एक्सेसेशन 12 आवर होगा, तब जो होगा यह फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग इज करेक्ट। द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहता है कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के केस में जो है कौन स्टेटमेंट सही है, तो जैसे कि दिया हुआ ऑप्शन ए में डिक्रीजेड विथ इंक्रीज इन फ्लाइंग हाइट, ये बात सही है। रिलीफ मीन्स ही होता है हाइट, हाइट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि घटता है, जब फ्लाइंग हाइट बढ़ता है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट घटता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के केस में जो होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जब घटता है, तो फ्लाइंग हाइट जब बढ़ता है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकल सिडरियल टाइम एल एस टी इज ऑलवेज। एल एस टी हमेशा क्या होता है, तो 1 सिडरियल डे बराबर होता है 1 सोलर डे माइनस 3 मिनट 56 सेकेंड, लगभग 4 मिनट, यानी कि 1 सिडरियल डे और 1 सोलर डे में जो है लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है ऑप्शन ए में कह रहा है कि ahead ऑफ लोकल मीन टाइम बाय अबाउट 2 आवर पर मंथ, बिहाइंड ऑप्शन बी में है बिहाइंड LMT बाय अबाउट 2 आवर पर मंथ, सी में है ahead ऑफ LMT बाय 4 आवर पर मंथ, डी में है इक्वल टू LMT। तो पर मंथ में दिया हुआ है, तो जैसे कि एक दिन में 4 मिनट का अंतर होता है, तो एक मंथ में हो जाएगा लगभग 4 × 30 यानी लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो LMT जो होता है वह क्या होगा, बिहाइंड होगा। LSD जो होगा 1 सिडरियल टाइम जो होगा वह बिहाइंड होगा LMT का बाय अबाउट 2 आवर पर मंथ, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है।
तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।